तो बांकीपुर का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जो है एक डेमोक्रेसी की एक नई प्रॉमिस दे रहा है कि यार कोई भी नया आदमी जो है लड़के, जो कहा जाता था कि गढ़ किसी का है उसमें भी जीत सकता है। तो ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेंथ दिखता है। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है बिहार पे? तो विभूति जी, आप क्या सोचते हैं कि इस जो रिजल्ट आया है अभी बांकीपुर में, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है बिहार पे? देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा बिहार में। पिछले चुनाव में प्रशांत जी का जो भी रैली होता था तो उसमें काफी भीड़ जो है सो जुटती थी, और लोगों को आश्चर्य हुआ जब रिजल्ट आया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भीड़ इतनी जुटती थी लेकिन वोट क्यों नहीं में कन्वर्सन क्यों नहीं हुआ। तो उसका एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट था कि लोग वोट देने के समय उन्हें लगा कि ये जो है सो डिसिसिव नहीं है, ये जो है सो नहीं जीत पाएंगे, तो मेरा वोट वेस्ट नहीं हो जाए, जो अपोनेंट ना कहीं जीत जाए, वो अपोनेंट आरजेडी हो, बीजेपी वालों का अपोनेंट आरजेडी हो या आरजेडी वालों का अपोनेंट बीजेपी हो। तो ये एक बड़ा डर था, लेकिन इस बार जो वो डर खत्म हो गया। अब लोग अगले बार में, अगली चुनाव में, जो भी चुनाव होगा, अब लोगों को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, प्रशांत जी और जनसुराज एक थर्ड फ्रंट, जो तीसरा मोर्चा में काफी निर्णायक पोजीशन लेंगे, और लोग आंख मूंद करके अब हमें लगता है कि वो बिना डर का, बिना अपोजिशन के डर का जनसुराज को वोट करेंगे, और जनसुराज एक डिसिसिव पार्टी और डिसिसिव नेतृत्व लेकर के बिहार में आएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है? क्या इम्पैक्ट है बिहार के रिजल्ट का, बांकीपुर के रिजल्ट का बिहार पे? जी, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। रिजल्ट तो यहाँ प्रशांत किशोर जी, जो अभी बीजेपी का जो उम्मीदवार था, वो उम्मीदवार नहीं था, वह एक खिलौना था, वो एक कठपुतली था, जो हमने देखा, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर जी जीते। और प्रशांत किशोर जी को वहां जीतना भी जरूरी था। और कोई कहता है कि गढ़ है, किसी का गढ़ नहीं होता है कहीं भी। पहले जैसे कांग्रेस का गढ़ था बिहार, भारत आरजेडी का था बिहार, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपना पैर जमा लिया। तो जनता तो चाहता ही है कि बदलाव हो, हमें कुछ नया चीज मिले, है ना। तो इस उम्मीद पे लोग बांकीपुर वाले दिए हैं प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर जी का मेहनत भी था, और उनके लायक टक्कर के लिए नेता नहीं था, इसीलिए उनको इजी हो गया जीतना। अगर बीजेपी में कोई अगर अच्छे लीडर रहते तो हो सकता है कि उनको मुश्किल होता। ये मेरा सोचना है। नहीं, आपने सही बोला कि अगर बीजेपी में अगर कोई अच्छे लीडर लड़ रहे होते तो इतना आसान तो नहीं होता, क्योंकि अभी भी अगर हम मार्जिन देखें तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। तो बीजेपी ने एक कैंडिडेट दिया और उसको विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद एक स्टेटमेंट कि हम किसी को भी लड़ाएंगे जीत जाएगा। तो ये लोकतंत्र का अपमान था, बांकीपुर के जनता का अपमान था। कि ये बोलना तो किसी भी तरीके से रिजनेबल नहीं है लोकतंत्र में। आपको अच्छे लीडर देने चाहिए थे पार्टी की तरफ से। तो ये दोनों मौका जैसे बोला होंगे। हाँ, तो ये दोनों रीजन थे जिसके कारण जो है बांकीपुर का रिजल्ट हुआ। एंड ऑब्वियसली बिहार का क्या इम्पैक्ट होगा, तो एक जो उसमें डिमांड बार बार रेज किया जा रहा है प्रशांत किशोर की, कि हमने इलेक्शन लड़ा था, सम्राट चौधरी जो लीडरशिप मिला है नया, क्योंकि इलेक्शन लड़ा गया था नीतीश कुमार के नाम पे, लेकिन उसके बाद जो है सम्राट चौधरी अभी सीएम है, और उनके बाद जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो रेप के हैं, जो भी उनके रिएक्शंस हैं, और जो सम्राट चौधरी ने एक्शन लिया है, तो उसमें उनका डिमांड है कि ये बिहार के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो डिमांड कर रहे हैं कि बीजेपी को और जो सत्ता पक्ष के सारे विधायक हैं या मोदी जी हैं, उनको चेंज करने पे विचार करना चाहिए। तो विभूति जी, आपका इस पे क्या टेक है कि लीडरशिप चेंज होने के बाद, नवीन नितिन जस्ट लाइक काइंड ऑफ अध्यक्ष होने के बाद, इतने लीडरशिप होने के बाद भी बांकीपुर में वो कैसा कैंडिडेट दिए? एक लीडरशिप की वीकनेस दिखती है, कितना रीजनेबल कैंडिडेट नहीं दिया कि जो हर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई थिंक कोई ऐसा नहीं है कि जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कैंडिडेट को, सिलेक्शन को। तो आपको क्या लगता है कि इतने लीडरशिप फ्लॉप होने के बाद क्या एज ए सीएम सम्राट चौधरी को हट नहीं जाना चाहिए? नहीं, तो इसमें दो तीन बातें आपने बोला कि जो पहला तो नीतीश जी के नेतृत्व में वोट मांगा गया था 2025 में, दूसरा जो उनको बदल करके सम्राट जी को लाया, और फिर तीसरा जो नवीन जी और सम्राट जी दोनों मिल करके
यहाँ पे जो नीरज सिन्हा जी को जो है सो कैंडिडेट बनाया। तो ये तीनों चीज पर पहली बात है कि जो हाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन सबको पता था, जगजाहिर था नीतीश जी का जो हेल्थ और बढ़ती उम्र के कारण लोगों को तो ये था ही कि जो ये बहुत ज्यादा दिन तक अब स्वास्थ्य कारण से ये लीड नहीं कर पा रहे थे। एक दो घटना स्टेज पर भी हो गई थी, तो उनका ओल्ड एज के कारण लोग मन ही मन वो बना रहे थे कि भाई कोई दूसरा लीडरशिप आएगा और वो अच्छा मिलेगा। आप ये प्रकृति बदलाव उम्र के कारण, स्वास्थ्य के कारण बदलाव प्रकृति का नियम है। ये किसी नीतीश कुमार बहुत अच्छे लीडर थे बिहार के इतिहास में, और अपना देश के इतिहास में भी बहुत अच्छे, ईमानदार, पढ़े लिखे और काफी काम किया उन्होंने समझदारी और ईमानदारी के साथ। कोई भी दाग नहीं लगा उनके जीवन काल में। तो लेकिन सब चीज का एक अंत होता है और एक नई शुरुआत होती है, परिवार हो, समाज हो, किसी में भी। तो नीतीश कुमार लोगों के मन में तो हो गया था कि आगे फिर कोई दूसरा बदलाव होगा, लेकिन कौन होगा वो जो सो निश्चित नहीं था। तो फिर अगले टर्म में 2025 के बाद लोगों को लगने लगा कि विजिबिलिटी सम्राट चौधरी में लोगों को दिख रहा था, एक दो और कैंडिडेट थे। तो फिर बीजेपी सारे मुद्दों को इवैल्यूएट करके और फिर अलग अलग समीकरण होता है, प्रभाव होता है, वो सबको देख करके सम्राट जी के इतिहास को जांच कर बीजेपी ने सम्राट जी को फिर सत्ता परिवर्तन उनका वो किया। और इधर जो सम्राट जी का जो इतिहास है, जो उनका जो दिया जाता है कि क्रिमिनल हिस्ट्री है या कुछ है, तो वो बहुत पहले है और वो सब जानते हुए संवैधानिक तरीके से उनको चुना गया है। तो उसमें हमें कोई अगर कोई और पढ़ा लिखा रहता और कोई प्रभावी रहता तो और अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे बेस्ट विकल्प था वो पार्टी जो है सो उनको चुनी है। और वो मोटा मोटी जो प्रशासन है वो ठीक ही चल रहा है। घटना जो भरत तिवारी का था या कुछ जो क्राइम होता है जिसको लोग काफी हाईलाइट करते हैं आजकल, तो वो घटना तो घटते रहती है, किसी भी सरकार में देख लीजिए, चाहे नीतीश जी के सरकार में या किसी भी दूसरे जगह पर भी घटना इक्का दुक्का होते रहती है। उसको ट्विस्ट भी कर दिया जाता है राजनीतिक लाभ के कारण, तो वो होते रहती है। लेकिन मुख्य चीज है कि घटना अगर कोई घटे तो कल्प्रिट को बुक करे, पुलिस उसको जो है सो कंट्रोल करे। तो वो चीज सब भी हो ही रहा था। अब बात आई तो जो सम्राट जी को बदलने का है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि जो अगर उससे बेहतर कोई विकल्प है तो उस पर बीजेपी अपना काम कर सकती है। अगर बेहतर विकल्प नहीं है तो उस पर फिर जोर देना, एक दूसरे पार्टी के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करना होगा। अब तीसरी बात आती है बांकीपुर का जो नीरज सिन्हा जी का है, तो नीरज सिन्हा जी को इसमें एक पॉजिटिव भी दिखता है कि एक जो ग्राउंड लेवल का कार्य करता है उसको जो है सो वो मौका दिए। बड़े को भी दे सकते थे, बड़े होता, मार्जिन कम होता या फिर दूसरा रिजल्ट परिणाम दूसरा भी हो सकता था। तो खैर एक वन बैड डे इन ऑफिस जो बोला जाता है, बीजेपी वो देख करके अपना समीक्षा करेगी और फिर आगे का रणनीति वो जरूर हमको लगता है कि उस पर सुधार करेगी। तो इसको तात्कालिक तो एक जनसुराज के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, बीजेपी के लिए भी वो उस पर समीक्षा करेगी, लेकिन हम उनको दबाव दे या वो एक नेतृत्व परिवर्तन जो करेगी, हमको नहीं लगता है कि वो नेतृत्व परिवर्तन जो करने जा रही है। तो कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है इन चीजों पे? कि ना सही बोले हैं। कहीं ना कहीं जरा सम्राट चौधरी चुना करके ही तो अब विधायक बने हैं। ये तो नहीं है कि बिहार को थोपा गया है। वह जिस विधानसभा से जीते हैं वहां के जनता ने उसको चाहा है, और जब वहां के जनता चाहा तो यहाँ अपना मुख्यमंत्री बने, चाहे गृह मंत्री बने। ये सही बात है कि उसमें हम लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रशांत जी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि इनको हटाया जाए उनको लाया जाए। जरूरी नहीं है कि कौन कैसा होगा। और इसमें एक ईगो वाली बात भी हो जाएगी। अगर वो हटाना भी चाहेंगे तभी नहीं हटाएंगे कि हम दूसरे पार्टी हमारे काम में क्यों हस्तक्षेप कर रही है, तो ये बात भी हो जाती है। वो तो जनता फिर समय आएगा, जनता खुद हटा देगी।
हाँ, मेरा इसमें मानना डिफरेंट है। मेरा मानना इसलिए है क्योंकि एज ए प्रशांत किशोर बीजेपी हटाए या ना हटाए, ऑब्वियसली ये बीजेपी की चॉइस है, ठीक है। और प्रशांत एज ए विपक्ष प्रशांत एज ए विपक्ष उनका काम है ये कॉल देना, है ना। उनका काम है डिमांड करना। अगर जब तक वो डिमांड नहीं करेंगे तब तक जनता समझेगी कैसे कि इन लीडर में क्या दिक्कत है, सम्राट चौधरी में क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर छोड़ दिया जाए, अगर वो ये भी ना बोले कि आपके जमाने में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, तो फिर जनता किसको अकाउंटेबल करेगी। सो अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो इस बात को रेज करे, और इसलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। वो करे या ना करे, इसका तो जवाब जनता ही देती है। लेकिन जब तक अपोजिशन लीडर अगर ये बात नहीं उठाएंगे तो जनता एवेल्युएट किस बात पे करेगी। अगर वो एक्सपोज नहीं करेंगे तो फिर कैसा लोकतंत्र है। तो इसलिए, पर मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी को रिजाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली ये बीजेपी का अपना इंटरनल, मैं बीजेपी भी क्यों बोलूं, क्योंकि मैं तो बोलूंगा कि जो विधायक सत्ता पक्ष के हैं उनको चूज करना है कि वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, उनको गेज करना है। क्या आज बांकीपुर हारे हैं, क्या जो प्रशांत किशोर ने रीजन उठाए जिससे बांकीपुर के लोगों को कन्विंस किया, क्या वो यही चीजें कह के वो बिहार के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो बीजेपी के विधायक को सोचना है कि अगर उनको लगता है कि यही बातें करके अगर वो बिहार को भी कन्विंस कर सकते हैं और आप तभी भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप एक तरह से जनता का अपमान कर रहे हो और इसका आपको निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो मैं तो इस तरीके से सोचता हूं कि आपको क्या लगता है कि अगर वो बांकीपुर के जनता को समझा पाए, ठीक है, कि सम्राट चौधरी जो है वो अच्छे लोग नहीं है, उन पे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। हम भी मानते हैं कि जिसमें का क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है, लेकिन वो क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं है कि कोई चोरी चमारी और रेजिडेंट लेवल का क्राइम था। वो एक पूरा पॉलिटिकल लड़ाई थी, पॉलिटिकल वार था, जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था ऑब्वियसली हम कोई नहीं जानते, है ना, कि उनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पे था या कि नामजद कर दिया गया था या रियली उनका इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन वो एक बड़ा क्राइम था। और उसके बाद भी हम अगर अभी देखें कि भरत तिवारी का इंसिडेंट या रेप इंसिडेंट में भी जो भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं उन क्वेश्चनों का तो जवाब देते नहीं है। तो विभूति जी, आपका क्या लगता है कि अगर वो बांकीपुर के जनता को समझा सकते हैं कि सम्राट चौधरी अच्छे सीएम नहीं है, बांकीपुर की जनता ने ये समझ कर उनको हटा दिया, जो भी है, चाहे वो कैंडिडेट के कारण हटा दिया या सम्राट चौधरी के नाम पे हटा दिया, बांकीपुर के जनता ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी के विधायक, जो सत्ता पक्ष के विधायक है, अगर वो आवाज को नहीं सुनते, कहीं ऐसा नहीं होगा कि प्रशांत किशोर सारे बिहार को समझा सकते हैं कि सम्राट चौधरी अच्छे सीएम नहीं है। आपका इस पे क्या सोच है? देखिए, इसी बातचीत के दरमियान आपने बोला जो कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है सो का प्रॉब्लम है, तो विपक्ष इसको जोर शोर से जो है सो उठाएगी। तो इसमें क्या है कि विपक्ष जो है, कोई भी विपक्ष हो, चाहे बीजेपी जब विपक्ष में रहती हो या कांग्रेस विपक्ष में है या समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, ये आप देखिएगा कि जो विपक्ष जो है वो एक सही मुद्दा नहीं उठाता है। वो लगता है कि कोई मुद्दा मिल जाए और उसे एन केन प्रकार हम हो हंगामा करे, हाँ, डिस्टर्ब करे, बात को आधी पूरी बात को नहीं दिखाया, आधी बात को लेकर के उसको ट्विस्ट करके जानबूझ करके या अनजाने में उसे एक दूसरा रूप दे देता है। चाहे अभी बीजेपी का मैं इस जगह पे रोकना चाहता हूं क्योंकि हम सीधे किसी भी पार्टी का नाम नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि हम लोकतंत्र में, मेरा लीडर टैंक में मकसद यही है कि हम लोकतंत्र को लाएं, हम विधायक को रिप्रेजेंट करें, जो वहां के विधायक हैं, जो सीएम है, उनको रिप्रेजेंट करे डायरेक्टली नेम से, ना कि पार्टी से। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ के लिए प्रशांत किशोर स्पेसिफिक और बांकीपुर है, क्योंकि प्रशांत किशोर ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ने भी मुद्दा को केवल हंगामा क्रिएट किया है या क्योंकि हंगामा हम सोच सकते हैं और बीजेपी के विधायक से पूछिएगा तो वो तो कहेंगे ही कि वो बीजेपी विधायक और सपोर्टर से कि वो हंगामा उठा रहे हैं। पर क्वेश्चन है कि बांकीपुर की जनता डिसाइड की है और जनता ने एक डिसीजन दिया है। एक ओवरऑल वहां बीजेपी जीतती थी तो बीजेपी के ही लोग सपोर्टर थे और उनको ये समझा पाई है। मैं केवल उसी कॉन्टेक्स्ट पे करना चाहता हूं, सम्राट चौधरी, बांकीपुर और प्रशांत किशोर तो बेटर होगा। हाँ, तो मैं समझ गया। तो देखिए, बिहार के संदर्भ में जो जैसे कि भरत तिवारी वाला एक कांड जो है हुआ है अभी, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरा उसमें जो व्यू था कि का जो कोई भी एक लड़का कोई भी मुद्दा हो, वो सोशल सामाजिक कार्य करता था, वो समाज के लिए काम करता था, लेकिन जो वीडियो में हमने देखा
तो उसमें जो हाथ में पिस्टल लेकर के पुलिस पे फायर कर रहा है दूर से ही, एक लोगों को एक भय का माहौल जो है सो पैदा किए हुए है। तो जब तक वो इनकाउंटर नहीं हुआ था तब तक बहुत लोग जो है सो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई ये क्या व्यवस्था है, पुलिस इसको क्यों नहीं कंट्रोल करती है। हाँ, लेकिन बाद में फिर जो उसका इनकाउंटर हुआ तो मेरा व्यू था कि अगर सरेंडर कर देने के बाद इनकाउंटर हुआ तो पुलिस वो गलती पुलिस की है और उस पे प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो लेकिन क्या हुआ कि ये जो घटना घट गई उसके बाद जो विपक्ष था उसने क्या किया, या आम पब्लिक भी क्या किया कि इस मुद्दे को एक पूरा दूसरा रंग दे करके और वो हंगामा ज्यादा हुआ और मुद्दे की बात जो घटना है उसकी प्रॉपर जांच करके और प्रॉपर जो है सो सजा दिया जाए, फिर आगे का ऐसी घटना ना घटे उस पे कोई हम स्टेप ले, वो छोड़ करके एक इसका मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया और उसका अलग अलग पार्टी को फायदा या नुकसान भी हुआ। तो ये तो एक अब इस चीज को एक ताजा घटना था और इसका प्रभाव हमको लगता है कि बांकीपुर पर पड़ा। कुछ लोग जो है सो जो पूरी बात ठीक से नहीं समझ पाए और उसको दूसरे ढंग से लिए होंगे और फिर उसका प्रभाव पड़ा। दूसरी बात है कि बांकीपुर में बहुत दिन से 30 साल से जो है सो बीजेपी का था, तो इतने दिनों में क्या होता है कि एक नया जनरेशन आ जाता है और फिर सबका समस्या तो आप समाधान कर नहीं सकते हैं, तो उस जो प्रॉब्लम है तो वो बदलाव चाहता भी है और बदलाव के लिए उसको बेहतर विकल्प नहीं है, तो फिर वो उसी पार्टी बीजेपी या आरजेडी में ही सिमट कर रह जाता है। अभी प्रशांत किशोर जी के रूप में इन्हें बहुत बढ़िया नेता और एक अच्छा विकल्प मिला, तो उस कारण वो जो है सो गए। अब प्रशांत किशोर जी इसी चीज को समझते हुए अगर पूरे बिहार में लाते हैं, अगले 3-4 साल में चुनाव होने वाला है, उनको काफी समय है, तो इसको फिर पूरे बिहार में हर एक जगह एक बढ़िया नेता, जैसे इनका अपना प्रभाव है, अभी इनके मैच का कोई नेता बिहार में नहीं है, वो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही हर एक जगह अगर बढ़िया नेता चुन करके देते हैं, वो अपने क्षेत्र में काम करता है, तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि अगली बार लोग जनसुराज बहुमत में आ जाए। कुलभूषण जी, आपका क्या विचार है कि अगर प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर की जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए कि सम्राट चौधरी एक अच्छे सीएम नहीं है, जो कैंडिडेट उतारा गया वो कुत्ता बिलाई की तरह वो रिप्रेजेंट कर रही है मतलब सत्ता पक्ष के लोग, नितिन नवीन वो कैसे कैंडिडेट सिलेक्शन किए कि एक आदमी को टिकट दिया और उसके बाद उसको टिकट विड्रॉ कर लिया, जो कि मुझे भी लगता है कि किसी के फादर के नाम पे जब सम्राट चौधरी के अपने क्राइम का अगर हिस्ट्री न रखा जाए और वो सीएम बने रह सकते हैं, तो वो अभिषेक सिन्हा का टिकट किस मोरल ग्राउंड से ले लिए टिकट, है ना, जबकि उसके फादर पे आरोप था। तो ये सारे जो अगर ये प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर की जनता को समझा पाए और वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी एक अच्छे सीएम नहीं है, तो अगर सत्ता पक्ष के विधायक और मोदी जी अगर इन बातों को नहीं समझे, है ना, तो क्या नहीं लगता कि अब प्रशांत किशोर ये इजिली बिहार के सारी जनता को समझा पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी मुद्दा से अब बांकीपुर के पब्लिक को भटका रहे हैं। जब सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने के लिए या फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री लायक नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब बांकीपुर के जनता के साथ जो वादा किए थे, बांकीपुर को बेंगलोर बनाएंगे, जैसे कि हमने कहीं देखा है न्यूज में ही, अब कह रहे हैं कि बांकीपुर को बेंगलोर नहीं बनाएंगे। तो आप जो पहले वादा किए हैं बांकीपुर के पब्लिक से, पहले उसको आप पूरा कीजिए ना। आप कुर्सी पे आप क्यों देख रहे हैं, जब कि हम यहाँ के कुर्सी हटाएंगे तो फिर दिल्ली के कुर्सी हटाएंगे, इसको अभी छोड़ दे प्रशांत किशोर जी। ये मेरा मतलब सुझाव है उनके लिए। अगर वो अच्छा लीडर बनना चाहते हैं बिहार में, हैं, और भी अच्छा अगर बनना चाहते हैं, तो बांकीपुर के जनता के साथ वो मिल के भी रहें। जब बांकीपुर के जनता जब सही हो जाएंगे, जब खुश हो जाएंगे, तो पूरा बिहार उनको मिल जाएगा। अब ये वो विधायक बने और पहला स्टेटमेंट देने लगे कि सम्राट चौधरी को हटा दीजिए, तो उनका गलत था डिसीजन। पहले तो बांकीपुर के जनता को धन्यवाद देते, पहले सभी बांकीपुर के जनता से मिलते, उनके दुख को पूछते, सुख क्या दुख, कहाँ कष्ट है, क्या दिक्कत है, ये पूछते। ये वो पूछे नहीं और सीधा चल दिए विधानसभा, तो ये मेरे नजर में गलत बात है। और जहां तक टिकट की बंटवारा है तो और क्राइम की बात है, तो मैक्सिमम लोग बिहार में क्रिमिनल को ही टिकट मिला है,
बहुत कुछ ही लोग ऐसे हैं जो साफ सुथरा है, ये मेरा मानना है, और आप लोग भी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों से कोई बात छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग क्रिमिनल है जो विधायक है, सांसद है। जी, और इसमें एक बात हम भी जोड़ना चाहते हैं। एक बात हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, लोग क्या करते हैं कि किसी के जो इसको गद्दी से हटाना है, इसको इस्तीफा दिलवाना है, ये अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, मान लिया कि ये अच्छा आदमी नहीं है, तो आप क्या बेहतर देने जा रहे हैं? हाँ, आपका उद्देश्य क्या है कि किसी भी पार्टी का, कि जो सिटिंग एमएलए, सिटिंग मंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाना, या ठीक है हाँ उस पे ऐसे आदमी को लाना जो कि वो बेहतर है, वो बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर विकास करेगा। तो इस पर से हट करके और मुद्दा ये हो जाती है कि इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको हरा दिया, बहुत हरा दिया, तो वो समझ आते हैं कि काम मेरा कंप्लीट हो गया। काम अभी उनका शुरू हुआ है, प्रशांत जी का या जनसुराज का काम अभी आगे शुरू हुआ है, और अब दिखाना है, अब मौका मिला है कि हम अच्छा करें। हाँ, बांकीपुर में मौका मिला है, बांकीपुर में अच्छा करें, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करें। जैसे नीतीश जी ने डेवलपमेंट के साथ, माने उनका था कि विकास के साथ नया है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करें, सबको साथ लेकर के चले, मुद्दे को भटकाए नहीं। और सम्राट चौधरी अगर नहीं है तो फिर दूसरा कौन आएगा? अगर मान लीजिए कि एकदम साफ सुथरा छवि का आदमी आए और वो काम नहीं करे, हाँ, तो फिर लोगों को वैसा नेतृत्व नहीं चाहिए। तो ये है कि जो बेहतर विकल्प, हमेशा कह रहे हैं कि हम बेहतर विकल्प, ईमानदारी के साथ समझदारी वाला पार्टी और नेतृत्व दोनों चाहिए। हाँ, तो मैं इस बात पे आपके पहले वाले सेगमेंट पे वापस चलते हैं कि आपने जैसे भरत तिवारी का बोला, हम एक इंसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है। आपने कहा ऑब्वियसली मैं भी मानता हूं कि किसी भी आदमी के पास गन हो तो वो एक गवर्नमेंट के लिए बैड ही बात है और सोसाइटी के लिए भी बैड ही है, क्योंकि आपको आवाज उठाने का हक है, ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करने का भी हक है, लेकिन गन उठा के पुलिस के सामने वो भी बैठने का तो किसी मामले से हक नहीं बनता। लेकिन इसका सजा जो है, इनकाउंटर तो हमारे संविधान ने दिया नहीं है कि आपको किसी ने गन उठा लिया तो आप उसको गोली मार दोगे, ये भी संविधान ने तो दिया नहीं है। और आज के युग में जहां हर जगह मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, आज तक हमने प्रूफ नहीं देखा कि जब से उस बंदे को गोली लगा उसमें क्या वो रियली फायरिंग कर रहा था, उसके हाथ में गन था। पुलिस ने आज तक तो सबूत दिया नहीं। तो आपको इन सब चीजों को देख के क्या लगता है कि जिसने भी इनकाउंटर का आदेश दिया, ठीक है, या जिस भी कारण से इनकाउंटर किया गया, ये क्या संवैधानिक था, लॉ के अकॉर्डिंग था या नहीं था? अगर नहीं था तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्राइम होता है या नहीं होता है। अगर होता तो दुनिया में सब कुछ है, तो फिर आप चीफ मिनिस्टर बनते ही क्यों हुआ? अगर जो होता है, अगर उसी के लिए हम गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, हम गवर्नमेंट सुधार के लिए बनाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये इनकाउंटर था, नहीं था? एंड अगर था तो क्या सम्राट चौधरी एज ए जिन पुलिस वालों पे कार्रवाई करने चाहिए? क्योंकि अगर ये सोसाइटी अगर ये मान ले कि किसी ने गन उठा लिया तो हम गोली मार देंगे, तो ये एक हो सकता है, और तो कानून ही बना लो इस तरह कि हम जिसने भी बंदूक उठा लिया हम उसको गोली मार देंगे। पर ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि आप अपने तरीके से चलाइए, कि आपको अपना इच्छा हो तो आप कहिए कि नहीं इसने तो कुछ नहीं किया है, सम्राट चौधरी तो बच्चे थे उस समय, है ना, और कोई बच्चा जब बंदूक उठा ले तो आप उसको गोली मार दो। तो ये दोनों तो नहीं चलेगा। तो आपका इस पे टेक क्या है? क्या सम्राट चौधरी ने गलत किया एज ए होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? क्या अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो उसके बाद जो भी पुलिस वालों ने ये काम किया, क्या उनको पनिश किया? क्या उन्होंने बताया मीडिया को कि हमने क्या क्या एक्शन लिया? क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से। जी, तो ये जो भरत तिवारी का जो हम लोग जो बाद में जो देखे, जो वीडियो जो है सो सरफेस हुआ, बात जो है सो काफी आगे बढ़ गई, तब बहुत सारे वीडियो आने लगे जिसमें एक जगह फायरिंग भी करते हुए, छत पर से फायरिंग करते हुए दिखाया गया। और हमारी संवेदना उनके साथ है जिन्होंने अपना जवान लड़का जो है सो खोया। तो काफी विवश लग रही थी उस वीडियो में। तो हमको लगता है कि 2-3 दिन तक पुलिस वहां पे जा करके भरत तिवारी को काफी समझाने की कोशिश किया। पुलिस जो वहां पे थे, जो अधिकारी थे, वो काफी पेशेंस लग रहे थे और उन्होंने काफी प्रयास किया। अब अंदरूनी बात क्या है, हर एक चीज वीडियो पे हो सकता है कि नहीं आया हो, तो अब किस स्थिति में इनकाउंटर हुआ, अगर वो तो मैं पहले कह चुका हूं कि अगर भरत तिवारी ने पिस्टल अगर
फेंक दिया, अपने हाथ से सरेंडर कर दिया, तब उसको अगर इनकाउंटर किया गया तो ये बिल्कुल ये सरासर गलत है। वो किसी के भी साथ हो, भले ही हार्डकोर क्रिमिनल ही क्यों ना हो, अगर वो सरेंडर कर देता है तो उसका इनकाउंटर कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि भले ही पुलिस जो भी कहे, पुलिस के स्टेटमेंट पर भी हमें शक होता है, तो अगर सरेंडर कर दिया है तब इनकाउंटर हुआ है, तब ये बिल्कुल गलत हुआ है। उसको जो भी इन्वॉल्व है उसको प्रॉपर जांच के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों का उन पे जो एक आक्रोश है उसको आक्रोश नहीं हो, लोगों को कानून पर भरोसा हो। तो जो भी पुलिस अधिकारी है, हाँ, और हमें लगता है कि एक जांच कमेटी शायद बनी है और कुछ को उस पे सजा भी दी गई है, हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ सजा दी गई है। तो उस पे मेरा यही सोचना है कि बांकीपुर को जनता ने जो सम्राट चौधरी को समझाना था, जो बीजेपी को समझाना था और जो प्रशांत किशोर को समझाना था, उन्होंने बांकीपुर के जनता को समझाया है। अगर आपके भी अकॉर्डिंग अगर आप कहते हैं कि अगर उसका वीडियो नहीं था, बंदूक फेंकने का वीडियो तो आ चुका है ना, उससे पहले क्या हुआ, उसके कारण किसी का इनकाउंटर नहीं किया जाता। जो वेटरन क्रिमिनल हैं उनकी बात अलग है, जिनके पास बहुत बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस बंदे के पास कोई ऐसा क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं था कि वो ये कुख्यात था इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम उनको जेल भी नहीं ले जा सकते थे, सजा भी नहीं दिला सकते थे। इतना बड़ा वो क्रिमिनल तो था नहीं कि वो जेल में पुलिस अधिकारी को धमका रहा हो। तो हाँ, ये बात जरूर है कि वो भी अच्छा बंदा नहीं था, क्योंकि गन किसी भी हालत में नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन हम जब सम्राट चौधरी को अकाउंटेबल करते हैं तो हम यही चीज कहते हैं कि आपको जो भी हुआ, 3 दिन तक पुलिस बैठ के आराम से नेगोशिएट की, चौथा दिन किसने आदेश दिया कि उसके कारण बंदूक डालने के बाद भी आपने गोली मार दिया? जिसमें हाथ में बंदूक था उसी से में मार देते, फिर भी जनता मान लेती कि यार बंदूक हाथ में था, हमने मार दिया। ये ऐसा क्यों जरूरत पड़ा कि आपको बंदूक रखने के बाद, क्या आप कैमरा से बचना चाह रहे थे, क्या बचना चाह रहे थे कि आपको बंदूक रखने के बाद आपने छुपा के मार लिया? ये तो मेरे अंदाज से कानूनी अपराध है और इसके लिए सीएम और होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो मेरा इस पे पूरा क्लियर स्टैंड है कि कोई भी हार्डकोर क्रिमिनल हो, कैसा भी कोई भी आदमी हो, अगर वो निहत्था है, और मुझे लगता है कि कानून में ऐसा प्रावधान है कि निहत्था है, सरेंडर कर दिया हो, तो उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। अगर कोई किया है तो वो दोषी है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई जो है सो होनी चाहिए। तो ये तो मेरा क्लियर स्टैंड है। तो कुलभूषण जी, आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी ऑब्वियसली बांकीपुर का इलेक्शन लड़े हैं एंड वो उस पर फोकस करे। ऑब्वियसली मेरा मानना है कि जो भी लीडर लड़ता है उसकी अपनी चॉइस है कि वो जनता को क्या बताता है, अनटिल अनलेस कि वो गलत चीजें नहीं बयान कर रहा हो, है ना, जो भी वो बयान कर रहा हो गलत नहीं कर रहा हो। तो मेरे अंदाज से जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद वो सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि वो इलेक्शन लड़े ही इसी क्लॉज पे कि सम्राट चौधरी आपको सीएम एक्सेप्ट है या नहीं है। अगर नहीं एक्सेप्ट है तो ये मैसेज जो है मोदी जी को भेजिए। तो आई थिंक इलेक्शन जीतने के बाद तो वो उसको करेंगे ही। और जहां तक बैंगलोर का है कि बैंगलोर को बैंगलोर बनाएंगे या वो पीछे हट रहे हैं, वो तो चलिए वो स्टेटमेंट है, उनको स्टेटमेंट को फिर से हम देख सकते हैं, है ना, कि एग्जैक्टली क्या बोला। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि मीडिया जो है बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा मशीन भी चलाती है और एक्चुअल मैसेज सुनना, जैसे विभूति जी ने ही कुछ दिन पहले मुझसे पूछ दिया था एक दिन क्वेश्चन कि वो स्टेटमेंट कहाँ पे है जहां पे बीजेपी वालों ने बोला कि कुत्ता बिलाई हम कैंडिडेट देंगे। मैं भी ढूंढा, मुझे भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मीडिया पे नहीं मिला। मुझे यही पता चला कि हाँ किसी ने बोला है लोकल लीडर। अब लोकल लीडर बाद में पता चला कि वो रविशंकर प्रसाद है और वो भी ये कुत्ता बिलाई नहीं बोले थे, वो ये बोले थे कि हम किसी को भी लड़ा दे। तो ये तो मैं मानता हूं कि जो जर्नलिस्ट है और जो अपोजिशन वाले हैं वो चीज को घुमाएंगे, पर इसमें प्रशांत किशोर का दोष नहीं है। अगर बीजेपी का ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था कुत्ता बिलाई, तो उनका काम था मीडिया में आगे बयान देना कि हमने ऐसा नहीं बोला है, हमने सबसे अच्छा कैंडिडेट दिया है। ये उनका काम था काउंटर करना, हम उसके लिए लीडर को दोषी नहीं कर सकते। तो आप मेरे अंदाज से वो तो सम्राट चौधरी पे ही के नाम पे ही बांकीपुर का इलेक्शन लड़े थे एंड आई थिंक अभी भी वो कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो बांकीपुर के जनता को समझा सकते हैं तो बिहार के भी जनता को समझा सकते हैं? नहीं, बांकीपुर के जनता तो उनको मैसेज दे ही दिया कि सम्राट चौधरी पसंद है या नहीं पसंद है, तो मैसेज दे ही दिया। बीजेपी को हरा करके बीजेपी को मैसेज तो दे ही दिया, है ना। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे जितना वोट मिला है उनको, कितना मिला है नीरज कुमार को, 20,000 या 22,000 जो भी मिला हो, 20,000 तो 20,000 तो पसंद किया सम्राट चौधरी को,
अगर ऐसा रहता सम्राट चौधरी अगर गलत रहते, अगर लोगों को पसंद नहीं आता, नीरज कुमार अगर पसंद नहीं आता तो ये भी वोट नहीं आता। भले ही जीते प्रशांत जी अलग बात है, लेकिन वोट तो आया है बीजेपी को, और कैंडिडेट नहीं रहते हुए भी पब्लिक ने वोट दिया है। हाँ, मैं इसी बात पे कहूंगा, आपने बोला ना कि लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में ये मिक्स हो गया है कि लोग अपने विधायक को नहीं पहचानते, कैंडिडेट को नहीं पहचानते। तो वो 20,000 वोट जो है वो बीजेपी के, मैं तो उनको गुलाम भी बोलता हूँ, बीजेपी के गुलाम लोगों का है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये मीडिया में सुना है कि लोग कहते हैं हम तो शुरू से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, हम तो शुरू से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, हम तो उन्हीं को देंगे। तो मैं तो जैसे विधायक और सांसद को बोलता हूँ कि आप गुलामी में चले गए हो, उस तरह वो जनता भी गुलामी में चल गई है। वो लोकतंत्र में है ही नहीं, क्योंकि आपको कैंडिडेट देख के वोट देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वो वोट हो सकता है बीजेपी का हो, ना कि सम्राट चौधरी का और नीरज कुमार का हो? लेकिन फोटो तो लगा हुआ था नीरज कुमार का ईवीएम मशीन में, जब जितने भी उम्मीदवार होते हैं उसका फोटो लगता है। और आपने तो वहां नीरज कुमार को पसंद कर रहे हैं ना, और प्रशांत किशोर को पसंद किए। वही जन स्वराज पार्टी आज से 1 साल पहले जब चुनाव लड़ी पूरे बिहार में, 5,000, 7,000, 2,000, 10,000 जो भी वोट हुआ, तो वहां एक भी सीट नहीं निकला। प्रशांत जी को जीकर के ही नाम पे वोट मिला था उनको, ना कि कोई उम्मीदवार के नाम पे। कई विधायक भी जीते हुए थे और जन स्वराज से लड़े थे, वो भी नहीं अपना जमानत बचा पाए। बहुत पार्टी पुराने विधायक भी थे जो जन स्वराज से लड़े थे, हमारे जानने वाले हैं, जो अपना जमानत भी नहीं बचा सके। देखिए, तो कहने का मतलब है वोट तो मिला है। और रही बात अशोक सम्राट को हटाना और नहीं हटाना, ये अभी हम कह रहे हैं कि अभी पब्लिक का ध्यान को नहीं भटकावे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अभी बांकीपुर के जनता से जाकर के मिले, वहां के लोगों से मिले, वहां क्या चाहिए सो दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, सड़क दे, जितना चीज उन्होंने वादा किया है वो दे, ना कि सीधा सम्राट चौधरी को हटाने लगे। लोगों को मुद्दा से नहीं भटकावे, ये मेरा रिक्वेस्ट है प्रशांत जी के साथ। विभूति जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, इसमें देखिए वही बात हो रही थी कि जो लीडर को दिए वोट या पार्टी को दिए, तो नीरज कुमार जो थे, एक तो मीडियम थे। हाँ, लोग तो उनको जानते नहीं थे जब तक उनका नाम जो है सो डिक्लेयर नहीं हुआ था। हो सकता है कि लोकल लेवल पे कुछ लोग जानते हो, तो लोग वोट तो दे रहे थे। जैसे पहले नीतीश कुमार के नाम पे देते थे, जो कैंडिडेट जो भी हो, तो नीतीश कुमार के नाम पे देते थे कि नीतीश जी हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष में जो है सो तेजस्वी यादव मेरा मुख्यमंत्री बनेंगे, राजनीति वाले के हिसाब से मेरे नेता है, तो खरा जो भी हुआ हो। तो उसी तरह से अभी लोग जो है सो सम्राट चौधरी या मोदी जी या नीचे सम्राट चौधरी को नहीं, हाँ लोग को विश्वास है कि ठीक जो ऊपर में मोदी शाह की जो जोड़ी है या बीजेपी का जो संगठन है, वो जो है सो हमारे नेतृत्व का जो है सो टेक केयर करेगी। तो लोग उसी हिसाब से जो है सो वोट दिए। नीरज सिन्हा तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव थे। हाँ, लेकिन उसी वोट में बीजेपी पिछले बार 60,000 वोट लाई थी, 30,000 उन्हीं वोटों में से 30,000 लोग वोट करने के लिए नहीं गए। तो ये भी एक मैसेज है। ऑब्वियसली ये लीडरशिप को ही डिसाइड करना है कि उनके लिए बेहतर कौन है। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी में आपके अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि दूसरा कौन है, तो मैं आपसे पूछता हूं दूसरा कौन है? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा बिहार में नहीं है, या आपको कोई विधायक में, सत्ता पक्ष के विधायक में ऐसा कोई नेता नजर आता है, 1, 2 या 3, जो उनके काबिलियत है कि वो सीएम बन सके, और वो हो सकता है कि उनसे ज्यादा अच्छे हो? देखिए, काबिलियत बहुतों में है, काबिलियत की कमी नहीं है। हाँ, विजिबिलिटी की कमी रहती है। लोग जो है सो विजिबल नहीं रहते हैं किसी कारण से। बहुत सारा फैक्टर होता है, उसमें उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, या उनका जो कास्ट फैक्टर है, सपोर्ट फैक्टर है। बीजेपी पर मैं ऐसी बात पे रोकूंगा, बीजेपी विजिबिलिटी देखती क्या? अगर ये होता तो कौन नीरज कुमार को देता टिकट, और कौन देता कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन बनेंगे, और कौन देता रेखा गुप्ता की दिल्ली को सीएम? तो विजिबिलिटी तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। ये तो क्वेश्चन है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, या आपके पास है ही नहीं कोई ऐसा जो प्रशांत किशोर का मुंह बंद कर सके। हाँ, तो वही अभी तो नहीं दिख रहा है वही विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जब वो कुछ दिखे
तब लगता कि जो हाँ ठीक है, ये आदमी जो है सो एक कंप्लीट नेतृत्व के लायक है। तो वैसा तो नहीं दिख रहा है। और मैं पहले भी हाईलाइट किया हूँ कि जैसे नीतीश कुमार बहुत शुरू से ही वो दिख रहे थे और उनको मौका मिला, वो फिर राइज किए और बिहार के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। तो वैसा तो कोई दिख नहीं रहा है कि जो बीजेपी पार्टी में या जदयू में एक बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक चेंज दिखने को मिल रहा है। जो निशांत, जो नीतीश जी के जो लड़का है निशांत कुमार, तो वो जो है सो इधर बहुत कुछ स्टेटमेंट वगैरह, कुछ एक्शन जो दिख रहा है वो काफ़ी सकारात्मक है। और हालांकि उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन एक उम्मीद लग रही है कि अगर वो उनको मौका दिया जाए और वो अगर बोल्ड स्टेप ले तो हो सकता है कि वो जो है सो आगे आकर के एक अच्छा विकल्प हो। लेकिन बाकी में तो नहीं लग रहा है। हम तो बीजेपी इंटरनली देखें, लेकिन होंगे बहुत ये तो मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व विहीन पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है और नेतृत्व विहीन है, सो बात नहीं है। विजिबिलिटी नहीं है हम लोगों को अभी। हाँ, तो कुलभूषण जी, आपके अकॉर्डिंग क्या है कि सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के पास कोई नेता है जिनको सीएम बनाया जा सके और जिससे प्रशांत किशोर का मुंह बंद किया जा सके, या बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है? हम तो पहले भी कहे थे, जब कोई खूंटा से जब बन जाता है तो हम मजबूरी हो जाता है उसको बोलना। कोई भी बनेगा, व्यवस्था यही रहेगा, है ना। क्योंकि कहीं ये जो सरकार है, जैसे एक रवि किशन जी ने एक गाना गाए थे बहुत दिन पहले, तो और लहंगा उठा दे रिमोट से, तो वही ये जो बिहार सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, स्टेट राज्य का जो भी गवर्नमेंट है चलता है, कहीं और रिमोट उसका कहीं और है। तो कोई भी आएंगे इसी तरह होंगे, हम लोग को झेलना है। जब पब्लिक चुना है बीजेपी को या जदयू को या राजद को चुनता है, तो उसी तरह हम लोग अपना झेलना है। जैसे चलेगा वही सिस्टम रहेगा, बदलाव किसी से नहीं होगा। हाँ, तो चलिए मैं इसी बात पे कहता हूँ, जैसे जनता, आप ऑब्वियसली एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सांसद का, लेकिन अगर मैं विधानसभा में पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग 3 ऐसे लोग आप बताइए, बीजेपी में नहीं है तो कहीं और, जैसे विभूति जी ने बोला कि उनको उधर नहीं दिख रहा पर इधर निशान दिख रहे हैं। तो और मुझे भी लगता है कि निशान ने एक बार तो एफर्ट किया, लेकिन एक एफर्ट के बाद वो कहाँ है मुझे नहीं पता, है ना। एक बार तो मैंने भी एफर्ट करते हुए देखा था, और अच्छा ही एफर्ट था, क्योंकि नेता को पहले जाना होता है, अब मिलना होता है। आप क्या डिसीजन लीजिएगा वो तो बात की बात है, पहले मिलना और जवाब देना तो शुरू कीजिए, ये पहला स्टेज है। दूसरा है कि आप क्या पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है जनता को समझाना, तो मैं उस बात पे भी आता भी नहीं हूं कि पॉलिसी क्या है। मेरा तो बस इतना ही है कि आप जनता को जवाब देना शुरू कीजिए। आप इस तरह करके छुप करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आपके अकॉर्डिंग अगर बीजेपी में नहीं है तो आपको क्या लगता है किसके पास है? आप 3 लीडर को बताइए कि जो सीएम बनने लायक है। कैसे कहें, यहाँ तो विश्वास किसी पे नहीं हो रहा है, या एक कॉलम है जो पूरा किया जाता है, या एक विधायक, एक सांसद, ये सब कॉलम है। एक्चुअली दिक्कत तो यही है ना कि हमारे में, हमको तो ऐसे पहले लीडर भी चूज करने का मौका नहीं है, हमें तो पहले विधायक चूज करने का मौका है। विधायक को कहा जाता है कि वो सीएम चूज करेंगे। तो अगर आप एज ए लीडर, अगर जनता को नहीं बता सकते कि कौन ऐसा आदमी है जो सीएम बनने लायक है, ठीक है, और मैं सोचता हूं कि हम ईमानदारी से लीडर टैंक पे बात करें, जिससे कि जनता भी अवेयर हो कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे विभूति जी ने बताया कि मैं निशांत को सेलेक्ट करता हूं सत्ता पक्ष में, क्योंकि हाँ उसने कुछ एक्टिविटी की है, थोड़ी सी विजिबिलिटी आई है, लगा है कि हाँ वो जाके कुछ करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से आपका भी तो काम बनता है जनता को बताने का कि भैया मुझे ये लगता है कि ये बन जाए, अगर ये 2-3 लोग हैं अगर बन जाए तो बिहार का विकास होगा। एक नया में अभी चिराग पासवान अभी उभरा है एनडीए में, हम इसको लाइक करते हैं। अगर मौका मिलेगा लाइक करने के लिए, या फिर जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़का है नीतीश मिश्रा। एक एक करके चलते हैं। तो आप बताइए कि ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने कुछ काम कर, तो आपको चिराग पासवान में क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, एक ऑप्शन युवा है बस, बाकी कुछ नहीं है। एक युवा है, युवा सोच है। युवा तो बेचारा तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव तो चला चुके हैं। तेजस्वी यादव तो देखे हैं कि एक मतलब रेखा जी को टिकट देके और ये चले गए यूरोप घूमने। ये बांकीपुर नहीं चला पाए तो बाकी जगह कैसे चला पाएंगे, है ना। इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी को मदद कर देना चाहिए या फिर बीजेपी को मदद कर देना चाहिए।
या फिर न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि भाई हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो भी तेजस्वी जी का मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको आप वो भी तो केंद्र में मंत्री है, आप कुछ उनका काम अच्छा लगा है जिसके कारण आप रिकमेंड कर रहे हैं उनका नाम? किनका? जो आपने नाम बताया, चिराग जो जी का? आपने नाम बताया, हाँ चिराग जी का। पासवान का? हाँ चिराग नहीं, युवा सोच है, युवा है इसीलिए। अच्छा युवा है और एक फिर मैं आपको, हाँ युवा है इसलिए, बाकी और कुछ हमने देखा नहीं है। बाकी वो भी तो परिवारवाद में ही रहते हैं और सभी लोग परिवारवाद में चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि वही एक है, चिराग पासवान ही है। और दूसरा है आपको जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़का है जो नीतीश मिश्रा है, वो भी बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं। भले उनके पिताजी का नाम चारा घोटाला में हो या चाहे जहां भी हो, है ना, पिताजी कुछ रहते हैं, बेटा अगर अच्छा है तो अच्छा हम कहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता को केवल नाम पे नहीं उनके काम भी बताइए, क्योंकि हम लीडर को काम पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमारे लीडर टैंक का मकसद यही है कि हम जनता को काम बताएं। आपको कैसा काम पसंद आया हो उनका? नहीं तो नीतीश मिश्रा को जो है सो हमारे नजर में कहीं कोई उनका गलत लैंग्वेज, गलत काम हमने नहीं देखा है। वो जिस चीज को संभाले हैं अच्छे ढंग से संभाले हैं ना, उसमें उतावलापन है ना। ये मैच्योर लोग हैं ये लोग। ओके ठीक है। हाँ आपको युवा एंड मैच्योर लोग अभी पसंद है। और तीसरा भी कोई नाम है? एक सेकंड गाड़ी जा। और विभूति जी आपके नजर में भी कोई और नाम है क्या निशांत के अलावा, कि जिनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ जनता इन पे भी विचार कर सके? हो सकता है कि वो विभूति जी खुद भी हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा काम है कि लीडरों को प्रोजेक्ट करना है ना, और हम नहीं चाहते कि हम केवल वंशवाद और उन्हीं पे करें। आप जनता को बता पाइए कि भैया हाँ मुझे ये काम किया था, मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आप कोई और किसी का नाम रिकमेंड करना चाहते हैं? जी मैं जो कुलभूषण जी जो ये नाम चिराग पासवान जी का बोला, तो इससे मैं भी सहमत हूँ। हाँ कारण जो है जो काम तो साफ सुथरी छवि है। बिहार फर्स्ट, बिहारी का नारा शुरू से देते आ रहा है। तो एक है पॉलिटिक्स, उनके बाबूजी में तो वो था कि केवल एक पार्टिकुलर ग्रुप को वो थोड़ा ज्यादा फोकस करते थे। वो भी बहुत अच्छे लीडर थे, रामविलास जी हम बहुत अच्छे लीडर थे, काफी प्रभावी लीडर थे। तो उनका तो उनका जो विरासत है वो इनको मिला ही है। इसके साथ ये आगे बढ़ करके सबको इंक्लूसिव करके चल रहे हैं। हाँ इनमें हम ये नहीं देखते हैं कि जात पात जो बाकी पार्टियों में है वो नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सबका विश्वास बहुत जरूरी है और इफेक्टिव है, विजिबिलिटी है। और इनका जो एक्सपोजर मिला है, इनको जो पूरा एक्सपोजर मिला है, तो वो जो अनुभव मिला है, तो वो अनुभव बहुत कम उम्र में इनको काफी ज्यादा अनुभव मिला है। तो वो बहुत उसको अगर सकारात्मक रूप में लेके चलते हैं तो एक बहुत बड़ा इनका एक हथियार रहेगा। इनको अगर मौका मिले तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा और कोई मींस इवन चिराग पासवान के बारे में मुझे भी कहा जाए तो जहां इतने ज्यादा बातें होती है, क्राइम की बात होती है, कुछ की बात होती है, मैं भी मानता हूं कि जब भी वो स्टेटमेंट दिए हैं वो काफी नपा-तौला दिए हैं और वो वही स्टेटमेंट दिए हैं जो एक नेता को देने चाहिए कि हाँ ऐसे होना चाहिए। कितना डिलीवर किया है ऑब्वियसली मैं उनको कभी डिलीवरी पे नहीं गेज कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट देने पे तो पक्का है कि वो अपने आप को साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहते हैं। एक नपा-तुला वो स्टेटमेंट देते हैं, का बात को बतंगर नहीं देखते हैं कि कहीं किसी चीज को बिना मतलब का। हाँ, पर मैं चिराग पासवान के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नए लीडर उभरे, क्योंकि जनतंत्र हमारा डेमोक्रेसी है। तो कोई नए लीडर में नाम बताइए जिनके फादर पॉलिटिशियन नहीं थे। हाँ जिनके फादर पॉलिटिशियन नहीं हो, यही है कि यही दिक्कत है कि जो विजिबिलिटी होंगे बहुत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं है, बहुत सारे होंगे, लेकिन विजिबल नहीं है। वो जो है सो नजर नहीं आ रहे हैं कि जो हम लोगों को, आम जनता को जो है सो नजर नहीं आ रही है। वो उनका जो है सो जो गुण है वो जो है सो नजर नहीं आ रहा है। तो उस कारण हम जो है सो नहीं देख रहे हैं। तो पार्टी को जरूर पता होगा। हमारे लीडर टैंक में यही मकसद है, क्योंकि लोग विधायक को भी चूज नहीं कर पाते, छोड़ दीजिए बड़े लोगों को। जब लोग पॉलिटिक्स में रह करके लोग 4 लोगों का नाम नहीं बता सकते कि कौन सीएम हो सकते हैं, क्या उनके कंट्रीब्यूशन है। यही प्रॉब्लम जनता के पास भी है। जब वो सांसद और विधायक को चूज करते हैं तो उनको भी विजिबिलिटी नहीं होता। और हमारा लीडर टैंक का मकसद यही है कि सबको हम विजिबिलिटी दे और जनता जान सके कि उनके नाम पे 4 नाम सीएम के, तो वो फटाफट बता सके कि 4 नेम कौन हो सकते हैं।
एक नाम और था शुरू में, लेकिन कुछ मेरा उस पे मेरे स्टैंड पे थोड़ा बदलाव आया है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, तो उनका भी बहुत अच्छा था, लेकिन इधर हम देखे हैं कि वो एक फिर जातिवाद पर कुछ एक पार्टिकुलर जो जाति है उसको लेकर फिर चले हैं। तो ये एक ऐसे लीडर फिर इस पद के लिए रहना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी लीडर जो है उनको बहुत सोच समझ करके कि जो इंक्लूसिव हो, सबको लेकर के चले, राजधर्म का जो पालन करे, राजधर्म का जो पालन करे। हाँ, राजीव प्रताप रूडी मुझे भी पसंद थे जब वो वाजपेयी गवर्नमेंट में थे, लेकिन जब मैंने कोविड के टाइम सुना कि इतने एम्बुलेंस उनके घर पे पर लगा हुआ है और लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं बुरा लगा कि ऐसे कैसे आप सांसद हो सकते, इतने बड़े सांसद हो के आप इतनी बड़ी घटना कर रहे हो कि आपने एम्बुलेंस खरीद लिया और आपने जैसे बताया कि अभी वो जातिवाद पे भी आ गए हैं, क्योंकि वो फॉल बैक जातिवाद पे कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए किसी भी हालत में डेवलपमेंट के लायक नहीं है। तो ऑब्वियसली अब मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ, पहले मैं भी उनको समझता था कि अच्छे लीडर है। हाँ, तो एक और नाम जो कि, लेकिन वही है कि जो आप जो बोले, जो जिनके बाबूजी जो है सो राजनीति में नहीं हो, तो ये दीपक प्रकाश का जो पंचायती राज मिनिस्टर है, तो उनका भी स्टेटमेंट देखते हैं कि काफी नपा तुला है, थोड़ा एग्रेशन में कमी रहता है, लेकिन वो बहुत अभी यंग है। तो उनका जो विरासत में उनको भी जो मिला है राजनीति और जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, तो झलकता है। हाँ, लीडर को चाहिए एक डिसिसिवनेस, कोई स्टैंड ले, तो उस समय अभी कमी है, हो सकता है कि कम उम्र के कारण वैसा हो। तो ये सब जो नए यंग लीडर है, तो इसमें इनसे काफी उम्मीद की जा सकती है, और इनको अगर मौका मिले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। और हमारा लीडर टैंक में मकसद यही है कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में केवल ये बड़े लोगों के बेटे ही सीएम के लायक है। बिहार में इतने बड़े आईआईटी लोग पास करते हैं, आईएम पास करते हैं। आप लोग मिश्रा का नाम नहीं लेते, जो कहता है कि सुपर कॉप है, उनके नाम नहीं लेते। हमें लगता है हमारे पास बहुत ऐसे लीडरशिप हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी उपलब्धि इन लोगों से बहुत ऊपर है। क्योंकि मैं अगर इन बड़े लीडरों को देखूं, अच्छा आप साफ सुथरा बोलते हैं, लेकिन साफ सुथरा बोलने के लिए आपको लीडर नहीं बनाया जाता, आपको जनता के मुद्दे उठाने के लिए आवाज बोला जाता है। निशांत कुमार ने श्योरली एक बार हॉस्पिटल में दिखाया है कि वो गए हैं, लोगों से बात करने की कोशिश की है। जनता के मुद्दे उठाने के लिए अगर आप नहीं कैपेबल है तो आप लीडर नहीं हो। और हमारा लीडर टैंक में मकसद यही है, हर लोगों को विजिबिलिटी दे, जिससे कि जब मैं पूछूं कि 4 लोग कौन होंगे सीएम में, तो जनता जो है खटाखट बता सके कि 4 लोग कौन होंगे सीएम हमारे। सो कुलभूषण जी, आप किसी और का नाम ऐड करना चाहते हैं? दो का तो मैंने बोल दिया था। दो तो समझ गए ना। हाँ। और तीसरा जो है सो सामने बैठे हुए हैं विभूति नारायण सिंह जी, जो हमारे चाचा भी है ना। आप ये भी बताइए, चाचा तो है, ये तो बात हो गई। आप ये बताइए, कुछ खूबी बताइए कि आप क्यों इनका नाम रिकमेंड करना चाहते हैं सीएम के लिए। ना, खूबी यही है कि ये साफ सुथरे व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, नया सोच है। ये चाहते हैं कि मतलब बिहार को भी जो है सो विदेश के तर्ज पे चलावे, शिक्षा दे। हमसे इनसे भी बातचीत होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है फेस टू फेस। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तीसरा नंबर इनका भी रहा जाए। अगर ये दोनों अगर सक्षम नहीं है तो तीसरा इन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाए। और इनका भी इच्छा है कि समाज में हम सेवा करें। हाँ, हमारा भी लीडर टैंक में मकसद यही है, हर लोग जो काबिलियत है, जैसे विभूति जी का ही देखिएगा, इन्होंने इतना काम किया है, इतने दूर गए। अब इसलिए अगर हम जिन लोगों का नाम डिस्कस कर रहे हैं उनसे तो ज्यादा ही क्वालिफिकेशन, तो ये क्यों नहीं है? तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हर लोग जो अपने समाज में बहुत चीज अचीव कर चुके हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि लोग चिराग पासवान की क्वालिफिकेशन है क्या, किस बात के लिए, किस नहीं पहला अगर इनका नाम लेते तो लोग कहते कि जातिवादी परिवारवाद करते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम सबसे पीछे रखा। अगर मैं मिश्रा जी का भी नाम रखते, हम एज ए लीडर टैंक हम ये नहीं चाहते कि परिवारवाद, और ये तो चलता ही रहता है आरोप। हमारा काम ये है कि जितने भी नए लोग जो कैपेबल हैं, बहुत लोग 50-55 में जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, अब वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जो लोग रिटायरमेंट की एज पे आ रहे हैं वो क्यों नहीं सोसाइटी में वापस आए और कंट्रीब्यूट करें? क्योंकि उनको जो सफलता मिलनी थी वो तो ले लिए। अब अगर एक अगर सुपर कॉप आता है और उनको मौका नहीं मिलता है, वो बेचारे स्विच करते हैं, क्यों नहीं? बहुत लोगों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो 50-55 की एज में है, उन्होंने दुनिया देखी है, बहुत कुछ अचीव किया है,
हो सकता है वो सोसाइटी में आए तो इन लोगों से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर मुझे पूछा जाए तो ऑब्वियसली विभूति जी उन सारे लोगों से ज्यादा क्वालिफाइड है। भले ये है कि वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में है तो वो दिखाएं कि वो कौन सा मुद्दा उठा रखे है समाज का। केवल फादर के नाम पे आप कब तक वोट लीजिएगा? राहुल गांधी नहीं चाहिए हमें, राहुल गांधी के काम पे राहुल गांधी चाहिए, केवल गांधी परिवार से है इसलिए हमें नहीं चाहिए। थैंक यू। आई थिंक हमने काफी अच्छा डिस्कस किया है एंड होपफुली हम बहुत नए नए लीडरों को मौका दे, और जिससे जब हम पूछे कि 5 लोग कौन हो तो वो बड़े खानदानों के नाम नहीं, लोग जो रियली बिहार के सक्सेसफुल टैलेंटेड लोग जो पॉलिटिक्स में सेवा करना चाहते हैं, लोग उनका नाम जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाए, यही हमारा मकसद है। थैंक यू। बहुत 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 आप दोनों को धन्यवाद कि आपको हम मुझ पर इतना भरोसा है। हाँ, तो एक देखिए प्रशांत किशोर जी सक्सेसफुल थे, ठीक है, मोदी जी का कैंपेन किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया को मैनेज किया, आज इतने बड़े नाम है। नाम तो बनाया जाता है और ऑब्वियसली हमारा काम एज ए लीडर टैंक प्लेटफॉर्म है कि जो लोग सोसाइटी में कुछ अचीव कर चुके हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म दे और उनको अकाउंटेबल भी रखे। ऐसा ना कि प्लेटफॉर्म दे, उनको ये प्रॉमिस ले कि भैया अगर आप जीत जाइएगा तो 6 महीने में आके जनता से संवाद कीजिएगा, मैंने 6 महीने में ये काम किया है, आगे ये करने का प्लान हो। हमारा मकसद यही है। तो थैंक यू। हम तो चाहते हैं विभूति जी आप जैसे नहीं और कुलभूषण जी नहीं, जो भी जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं वही लोग संसद और विधानसभा में पहुंचे और जिससे कि जनता का भला हो। तो जी बहुत है, वही तो मैं बोला कि बहुत लोग हैं लेकिन विजिबिलिटी नहीं है ना, प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला है उनको, विजिबिलिटी नहीं है। तो वैसे 1-2 नहीं, मैंने काफी लोग हैं, उनको अगर मौका मिले, विजिबिलिटी हो तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हाँ, और मुझे नहीं लगता, मैं जो इस लाइन में आया हूँ तो ये काफी टफ है, लेकिन मैं मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है कि बाकी हम देखते हैं कि हम हमेशा पिछले चुनाव में भी मैं ये बोलता था कि सिंगापुर, दुबई जो है सो 30-40 साल में स्वर्ग है, एक देखा जाए तो ये स्वर्ग है। लेकिन हाँ, तो ये कंट्री सब जब हो सकता है तब हमारा बिहार क्यों नहीं, हमारा बिहार और हमारा इंडिया क्यों नहीं? तो उस डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म का एम लेकर के अगर काम किया जाए तो समय लगेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको सदुपयोग किया जाए तो हमारा राज्य और हमारा देश भी विश्व में बहुत अच्छे स्तर पे आ सकता है। तो वो तो मुझे भरोसा है। हाँ, और मैं जनता को भी ये कॉल कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों लोग जाले से हैं, मधुबनी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के। आप भी अगर लीडर बनना चाहते हैं, आप आइए, आप जनता को मदद कीजिए, लीडरों को मदद कीजिए कि लोगों की विजिबिलिटी और जनता के मुद्दे डिस्कस किए जाएं, है ना। केवल जैसे मैं कहता हूँ कि सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर ना डिस्कस हो, जनता के मुद्दे डिस्कस हो। आपके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, दरभंगा मधुबनी में, आप आइए, इन लोगों को बताइए, जिससे ये भी इन प्रॉब्लमों को रेज कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और जरूरत पड़े तो मैं तो ये कहूंगा ये एक्चुअली प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, एमएलए से मिल सकते हैं और उनसे रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि जनता के पहले मुद्दों समझना, जनता किस चीज से कंसर्न है, उसके बाद ये मुद्दे जो है एमपी और एमएलए को उठाया जाए और एमएलए और एमपी क्या आंसर देते हैं वो जनता के पास पहुंचाया जाए, जिससे कि जनता समझ के वोट दे, ना कि केवल नाम पे वोट दे। क्योंकि हमने अभी देखा जब हम सीएम का नाम पूछते हैं तो कुछ घराने के नाम से आदमी ज्यादा बढ़ नहीं पाते, जबकि टैलेंटेड लोग तो हजारों लोग होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता बिहार में यही 4 लोग टैलेंटेड है और हमारा जो लोग को जानते नहीं है। हाँ, आप प्रॉब्लम उठाइए और आप प्रॉब्लम उठाइए और इनको मौका दीजिए अपने प्रॉब्लम तक पहुंचाने का और इनको एमएलए और एमपी से क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि यही हमारा जनतंत्र है और यही हमारी विश है कि यही होना स्टार्ट हो। हाँ कुलभूषण जी, आप कुछ बोल रहे थे। ना हम इसलिए बोल रहे हैं कि घराने वाले का नाम जो बोल रहे हैं कि ऊंचे घराने, क्योंकि लोग को जानना भी चाहिए। अगर मैं अपने गांव से किसी एक व्यक्ति को या किसी दूसरे गांव से किसी व्यक्ति को अगर हम ला देते हैं तो हमारे सिवा आप भी नहीं जानेंगे, ना आपके चैनल देखने वाले जानेंगे। इसीलिए हमारा मकसद है विभूति जी जैसे लोग, कुलभूषण जी जैसे लोग, है ना, जो जनता के लिए काम करने के लिए टाइम डिवोट करने के लिए तैयार है, उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए। उन लोगों को नहीं लाया जाए जो इलेक्शन लड़ते हैं अपने फादर के नाम पे और घर में जाके सो जाते हैं।
जो जनता का अब मुद्दा देख रहे हैं उठाए, 2 साल से वो हमारे चाचा जी भी अब पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, समाज को सेवा करना चाह रहे हैं, समाज को सुधारना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब इनका भी मैंने नाम लिया। अगर जॉब में ही रहते, ये अबू धाबी में ही रहते, ये बोलते कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है, तो फिर मैं इनका नाम नहीं ना ले पाता। लेकिन अब इनका इच्छा है कि हम भी समाज को सुधारे, हाँ, है ना? यही इसी हमारा तरह मकसद है कि हमारा मकसद है कि हम जाले में भी एक डिबेट रखें, मधुबनी का डिबेट रखें, जहां आप अपने प्रॉब्लम बताएं। अदरवाइज हम केवल सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर ही डिस्कस करते रह जाएंगे और तेजस्वी यादव डिस्कस करते रह जाएंगे। आप अपने प्रॉब्लम बताएं, इनसे अपना ओपिनियन पूछे कि इनका क्या विचार है, तभी हम रियल अपना जो हमारा लोकतंत्र है उसको ला सकते हैं। इसी बात पे मैं एंड करता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी, थैंक यू। थैंक यू।